और वो होता है ना कि मतलब राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। घर से फैमिली बैकग्राउंड से पीछे सपोर्ट मिलता है कि हाँ राजपूत तो डिफेंस, फिर भी चीज़ पर लगे रहना थोड़े आंसर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जो नोट्स लिखवाएं कोचिंग से बार बार उनको रिपीट करना। ऐसा नहीं कभी आप यहाँ के पढ़ लिया। नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने एम को अचीव करने के लिए, और अभी हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह शेखावत जी, जिन्होंने डिफेंस के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम हैं क्वालिफाई किए। एनडीए एसएसबी 2 बार ये दे चुके हैं, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया, और अभी रिसेंट ये नेवी के लिए फाइनल सेलेक्टेड है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। प्रदीप जी अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू सर। Hello everyone, my name is Pradeep Singh Shekhawat and recently I am going to join Navy on the post of SSR। और इससे पहले भी मैंने एनडीए 2 बार क्लियर किया है, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसमें मैं फाइनली सिलेक्टेड था बट मैंने ज्वाइन किया नहीं। और एयरफोर्स X5 ग्रुप के लिए मैंने पेपर क्लियर किया। फ्रॉम स्टार्टिंग मेरी स्कूलिंग वगैरह आरबीएसई बोर्ड से की है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। हाँ, स्कूलिंग परसेंटेज ठीक था, मेरा मिनिमम था मतलब। उसके बाद मैंने एक बार अप्लाई किया एनडीए के लिए 2021 फर्स्ट के लिए, उसमें मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, और फिर उसका जो सेकंड अटेम्प्ट था वो मेरा क्लियर हो गया। बट फिर उसके बाद में मैं अनफॉर्चुनेटली एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया इलाहाबाद से। फिर थर्ड टाइम मैंने क्लियर किया, फिर मेरा क्लियर हुआ, बट फिर मैं रह गया। फिर साथ साथ मेरे एनडी के अटेम्प्ट तो हो गए थे पूरे, बट मैंने फिर बीएसएफ के लिए अप्लाई किया हेड कांस्टेबल के लिए, उसमें मेरा क्लियर था, मेरे मेडिकल फिजिकल सब क्लियर थे। फिर बाद में मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, वो मेरा क्लियर था। अब रिसेंटली नेवी का क्लियर है। फैमिली बैकग्राउंड वैसे ठीक है, विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और फादर मेरे बिजनेसमैन है, और बड़े भाई है मेरे वो इंडियन एयरफोर्स में। डिफेंस का वैसे स्टार्टिंग कुछ था नहीं हमारी फैमिली में, लेकिन जैसे ही भैया ने स्टार्ट किया तो फिर अब धीरे धीरे फैमिली का रुख उस साइड मुड़ गया कि हाँ डिफेंस में। और वो होता है ना कि मतलब राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी जी बिल्कुल, तो घर से फैमिली बैकग्राउंड से पीछे सपोर्ट मिलता है कि हाँ राजपूत तो डिफेंस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा वो खून का भी रहता है बड़ा। ओके ग्रेट। तो आपका भी आई होप शायद यही रहा होगा, आपने इसी वजह से डिफेंस ज्वाइन किया, या कुछ और भी ऐसे पर्सनल रीजंस रहे जिनकी वजह से आपने डिफेंस सर्विसेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे? स्टार्टिंग से मतलब ऐसा ऑप्शन है डिफेंस जहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में खड़े रह के अपने नेशन को सर्व कर सकते हो, और तो सब चीज़ सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी डिफेंस ही होता है, क्योंकि सबसे पहले डिफेंस ही आगे आता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे डिफेंस की लाइफ थोड़ी बाकी लाइफ से कंपेयर करें तो बहुत अलग होती है। आपको हर टाइम हर नए दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नए टास्क मिलते हैं, नए चैलेंजेस मिलते हैं, और चैलेंजेस फेस करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी सर, जो हमारे सभी जो स्टूडेंट है वो जानना चाहेंगे। सर वैसे संघर्ष कह नहीं सकते इसको, मतलब क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपके लाइफ का पार्ट होना चाहिए। और बस जैसे जैसे सर ने गाइड किया हमें यहाँ कोचिंग से, हमें जैसा मिलता रहा। और हाँ, थोड़ा साइकोलॉजी वाला अलग से इफेक्ट है, वो कोचिंग का अलग से एडिशनल मिलता है हमें, और वो सब उसी में इंक्लूड है। वो थोड़ा अलग से आपको बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ठीक है आप स्टडी में अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेंटल पीस भी नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जैसे हम साथ साथ करते रहे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता रहा मुझे। और हाँ, 2-4 चीज़ें कंसिस्टेंसी रखना, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आउटकम नहीं मिल रहे हो, फिर भी चीज़ पर लगे रहना, थोड़े आंसर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जो नोट्स लिखवाएं कोचिंग से बार बार उन्हीं को रिपीट करना। ऐसा नहीं कि कभी आप यहाँ ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, उन चीज़ों को फोकस नहीं किया मैंने। जो सर ने बताया उसे फोकस किया, वो थोड़ा बहुत गाइडेंस घर से मिली मुझे। आपके क्या रिसोर्सेज रहे, अगर बच्चे जानना चाहें कि जैसे आपने कहा कि सर लिमिटेड रिसोर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर लिमिटेड रिसोर्स नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इस एग्जामिनेशन को। आपने इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम जो हैं क्लियर किए, एनडीए का भी दिया आपने, बीएसएफ का भी एग्जामिनेशन क्लियर किया आपने, और आपका एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप दोनों एग्जामिनेशन आपने क्लियर किए। तो आपके जो सोर्सेज क्या थे जिसकी वजह से आपकी जो ये मल्टीपल सक्सेस आपको मिली है इसके लिए? जैसे मैंने टर्निंग पॉइंट एकेडमी ज्वाइन की तो मेरे पास पाथफाइंडर थी, उसके साथ में जैसे हमारा कोचिंग से जो नोट्स मिले हमें, जैसे मैथ के लिए हमारे पास में अलग था, मैथ्स की 2 बुक अलग से मिली है, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग है, इंग्लिश के लिए अलग से प्रैक्टिस शीट है, बुक अलग से दे रखी रूल्स के लिए, फिजिक्स साइंस के लिए पूरी अलग सेपरेट सीट थी। तो ये मेरे लिए सफिशिएंट था, तो मैंने तो वही ट्राई किया। और कुछ थोड़ा बहुत मेरे को मैथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए थे, तो आरडी शर्मा की बुक्स वगैरह आती है, तो मैंने वो प्रीफर की थी, तो उससे मेरे को मैक्सिमम आउटकम मिल गया। और जैसे मैंने एनडीए के लिए मैंने इतना मतलब ट्राई किया है, तो बाकी एग्जाम में सिलेबस सब वही था, सेम था, तो इतना मेरा इजीली कवर हो गया। आपने इन एग्जामिनेशन के लिए क्या कुछ एक ही सोर्स यूज किया? क्या कोचिंग के जो नोट्स थे वो लगभग सफिशिएंट कहा जा सकता है उनको कि वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है सर। जैसे मैं कोचिंग में एक तो वर्बल नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं जी, तो वो नोट्स, और आप मतलब जो आपको बुक्स वगैरह मिलती प्रोवाइड करते हैं वो वाले नोट्स। और सर एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, कुछ एक मेरे दोस्त जो वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो सीडीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अब स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो वो कैसे इस एग्ज़ाम को देख सकता है? अगर उसे
क्लियर करना है, क्योंकि आपका तो अच्छा खासा बैकग्राउंड था, पर जो वाई ग्रुप वाले बच्चे हैं वो कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे, क्या सोर्स का यूज़ करने चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, उनको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इन सब चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ। सर टॉपिक्स होते हैं जी। स्टैटिक्स वगैरह हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 10th में भी थे, उसके बाद में आपको ये एनडी में देखने को मिलेंगे जी। और ऐसे कुछ टॉपिक्स सर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, हम स्टैटिक्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, या फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स तो आप 11th-12th में पढ़ते हो, बिल्कुल, बट इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको एनडी सीडीएस में देखने को। तो मेरे हिसाब से बच्चों को कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए जिनमें आपको मतलब मिनिमम एफर्ट्स हो और मैक्सिमम आउटकम मिले आपको। जैसे कि मैं इनसे पहले बात कर रहा था तो प्रदीप जी ने बताया कि मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्ति था, मैं ज़्यादा लोगों के सामने जो है बोल नहीं पाता था। तो कैसे आपने एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट से अपने आप को तब्दील किया कि आप अब जैसे 1000 लोगों के सामने भी आप बोल रहे हैं कि मैं बोलने में प्रॉपर सक्षम हूँ, और आपने एसएसपी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से आप जो एक अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव ले के आ पाए? सर अगर स्टार्टिंग से बात करें तो मतलब स्कूल टाइम से मुझे इतना मतलब एक्सपोजर मिला ही नहीं जी, कि जहाँ मुझे होता ना कि ऐसा कहीं अगर कहीं मिल रहा है आपको बोलने को, ऐसा कहीं मेरे को पॉइंट मिला ही नहीं जी, पोडियम मिला ही नहीं। बट मैंने जैसे कोचिंग ज्वाइन किया उसके बाद देखा कि हाँ यहाँ है कुछ मिल सकता है मुझे, और यहाँ के टीचर्स आपको मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली मतलब फोर्स करना मतलब आपको थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि हाँ नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, तो आपकी एबिलिटीज़ को जानते हैं लेकिन आप में अभी शो नहीं हो रही हो, तो उनको निखारना, उनको बाहर निकालना यहाँ के टीचर्स ने किया हो मेरे अंदर। कि उन्होंने सर ने बताया कि 2-3 बार काउंसलिंग भी की मेरे, उन्होंने बैठ के बताया कि नहीं तुम्हें है, तुम कर सकते हो, बस तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और करना चाहते भी नहीं हो। और जब तक खुद को एक्सप्रेस करोगे नहीं, आई थिंक आप फिर मतलब नहीं हो, आप मुझे चाहे कितना ही नॉलेज हो, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो फिर धीरे धीरे मुझे यहाँ पे पोडियम मिला, सर ने 2-3 बार मुझे स्टेज पे बुलाया। हाँ स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है, थोड़ा बुरा फील भी होता है कि कुछ मैं सीख के आया हूँ, यहाँ कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा, बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ें निकलती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 50 बार धीरे धीरे करते हैं तो वो धीरे धीरे मेरा हो गया। यहाँ पे कोई टॉपिक बोलना है, नरेट करना है, तो उससे पहले मैं घर पे उसको 10 बार रिपीट करता, बार बार, पहले देख के करो फिर बिना देखे करो, और फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे सर के एफर्ट्स अच्छे रहे तो सर ने धीरे धीरे करवा दिया। और मेरे हिसाब से हर कोई बच्चा, चाहे हिंदी मीडियम का स्कूल का हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ईजिली अगर आप चाहते हो, अंदर से आपके जील है वो कि हाँ करना है तो करना ही है, तो हो जाती चीज़ें, इतना टफ है नहीं चीज़ें। बिल्कुल टफ बना लेते हैं हम, कहते हैं ना टफ हम कर लेते हैं चीज़ों को, टफ होती नहीं हो, बस वही इशू है। एक चीज़ यूजुअली बच्चों के मन में डाउट रहता है, आप सर बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि कोचिंग का कितना योगदान है, क्या बिना कोचिंग ये चीज़ संभव है, या कोचिंग इसके लिए कितना ज़रूरी है, या बिना कोचिंग इस एग्जामिनेशन को निकाला जा सकता है? आपका क्या मानना है इस बारे में, अगर अपने ऐसी बात करें तो आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि बच्चे में पहली बात इतनी समझ तो होती है कि अगर मेरे कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा हूँ मैं, तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन आजकल सर बच्चे इतना सोशल मीडिया इतना हो गया, प्रभाव इतना पड़ गया है कि आप घर पे अकेले बैठ के पढ़ नहीं सकते जी। उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं मैं अकेला बैठ के कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के लिए क्या फिर स्कूल लाइफ के बाद में आपके जीवन के अंदर 2 चीज़ों का महत्व होता है। पहला तो आप खुद कर सकते हो, या फिर दूसरा जो आप कोचिंग वगैरह लेते हो जी। वो, अगर आप दोनों तरफ से एफर्ट्स आप प्रॉपर्ली सही से आ रहे हैं तो आप सही से कर जाओगे। नहीं अकेले तो सर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रक्शन के वेज बहुत सारे हैं, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह दोस्त वगैरह कम रखोगे उतना बेनिफिशियल हो गया। और कोचिंग क्या इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कर देता है, आपको टाइम देगा ही नहीं कोचिंग कि आप बाहर कहीं बैठो या फिर और कुछ डिस्कस करो, किसी से डिस्कस करना है, सोशल मीडिया यूज करना है, आपको इतना कोचिंग मतलब इतना कंटेंट देता है कि हाँ करना तो यही काम है। इसलिए सर मेरे हिसाब से कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो खुद सेल्फ कर सकते हैं, उनके लिए अलग है, लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर कोचिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब बिना मार्गदर्शन के कहें तो इस जर्नी को गुरु बिना ज्ञान बिल्कुल पूरा नहीं किया जा सकता। एक सर और जनरल बच्चों का डाउट रहता है कि अगर अपने को एग्जाम पास करना है तो कितना घंटे अपने को यूजुअली अपनी स्टडी को देना चाहिए, और आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया, वो भी बच्चों को बताइएगा ताकि वो इजीली इस चीज़ों को रिलेट कर पाएं। इशू क्या रहता है कि एक कंसंट्रेशन होता है कि अगर आप क्लास में अच्छा कर रहे हो, क्लास में आपका फुल कंसंट्रेशन है, तो आपके घर जाके इतना पढ़ने की नीड नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं क्लास में बढ़िया मजे करेंगे और घर जाके फिर वो पढ़ते हैं 9 घंटे 8 घंटे, उससे फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो क्लियर। तो सर मेरा बेसिक फंडा ये था कि मैं क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है, चाहे टॉपिक रिपीट हो रहा हो, चाहे टॉपिक मैंने पहले पढ़ लिया हो, चाहे टॉपिक मेरे को आता हो पहले से, बट जब टीचर पढ़ा रहा है तो मैं कुछ ना कुछ नई चीज निकालने की ट्राई करता था उसके अंदर। बिल्कुल। और मैं उसी पे फोकस करता था। क्लास के अंदर अच्छा फोकस कर रहे हो तो घर पे जाओ, एक बार रिवाइज करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लो, मोर देन सफिशिएंट।
सफिशिएंट है। अगर आप प्रॉपर्ली कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडी सीडीएस वगैरह भी कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर्ली क्लासेस ले रहे हो, प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, तो घर जाके अगर आप 3 से 3.5 घंटे नॉर्मली पढ़ते हो, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पे क्या आपको जैसे आपने बताया कि फोकस करना और ये योग, इनके बारे में भी आपको यहाँ सिखाया गया? बहुत सर, क्योंकि मैं पहले थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का और कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर टाइप का पर्सन था मैं, कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो नहीं ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, ये क्यों कर लिया, बहुत जल्दी गुस्सा आना वगैरह। सर ने बताया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके सक्सेस में हर्डल्स बनेंगे जी। तो इनको दूर करो पहले तो, कि ना ज़्यादा सोचना है, ना ज़्यादा कुछ करना है, काम एक ही करना है कि डिफेंस ज्वाइन करना है, तो डिफेंस के ऊपर फोकस करो। बाकी चीज़ें आपको एक्सटर्नली फोर्स करेंगी कि आप इस पाथ से हटो, बट नहीं करना है, फोकस एक ही चीज़ पे रखना है, पेशेंस रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, नॉलेज गेन करते रहो। नॉलेज जितना गेन करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने इन चीज़ों पर फोकस किया, सर ने बताते रहे, मैं करता गया, तो बस आपके सामने नजर आ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मुताबिक अगर अपने देखें तो एक बच्चे को जो है यूजुअली ऐसा लगता है कि ये जो योग है या फिर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये समय की बर्बादी है, इसकी वजह हम लोग सिलेबस को पूरा करें, तो ये एक यूजुअल समस्या है जो बच्चों के दिमाग में अक्सर चलती है। नहीं सर, अगर योग का सीन ऐसा है कि अगर बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है जी, फिर भी उसको याद नहीं हो रहा, क्योंकि इतना बड़ा लंबा समय दे दिया उसने पढ़ाई को, उसका माइंड तो बर्डन हो ही होगा। अगर बच्चा योग करके खुद के माइंड को रिलैक्स करके और फिर 3 घंटे या 2 घंटे पढ़े ना, तो वो 6 घंटे वाली चीज 2 घंटे में कवर कर सकता है, इजीली कवर कर सकता है। और ये चीज सर योग वगैरह तो बच्चों को आजकल इसलिए ऑकवर्ड लगता है, इनको लगता है मिथ है ये सब, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि हमारे पुराणों में, गीता भागवत में सब में मेंशन है कि ये चीजें हम बहुत पहले से फोकस करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल स्टिल हमें फोकस करनी चाहिए। जैसे धीरे धीरे मैंने सीखा इन चीज़ों को, तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा मन भी लगता है इन चीज़ों में। बिल्कुल, इसलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, बच्चों को फोकस करना चाहिए इन चीज़ों। एक सर, जैसे आपने बताया कि आपका जो बैच था यहाँ पे पढ़ते हुए, उस बैच में भी आपके काफ़ी बैचमेट्स थे जिनका जो है अभी शायद आप उनके टच में भी होंगे, काफ़ी बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ, तो अभी क्या आप उनसे टच में हैं? हाँ नहीं सर, जब बैच बना था तो स्टार्टिंग में सब अननोन होते हैं जी, बट धीरे धीरे सब यहाँ का माहौल ही ऐसा कर रखा है, ग्रुप डिस्कशन होना, लाइब्रेरी वगैरह आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो ये सब क्या, और शाम तक हम यही रहते थे। बिल्कुल सर ने बैच बना दिया था और हम कुछ बच्चों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि हम सब कुछ तैयारी एक साथ करते थे, और हम सबका क्लियर पेपर, कोई एफकेट में अच्छा कर रहा है, कोई सीडीएस में अच्छा कर रहा है, कोई एक्सवाई ग्रुप में अच्छा कर रहा है, कोई सब में मिला के अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, तो ये सब क्या माहौल ही ऐसा मिल गया हमें, तुम्हारा पूरा बैच अच्छा निकला सर। इसी के साथ मैं सर थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर चाहूँ, और ये तो बहुत कम है जो मैंने आप मतलब थोड़ा कोचिंग के बारे में, सर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है। इसके सिवा भी कोचिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ आओगे तभी वो चीज़ें फील कर पाओगे। एक बार जरूर आओ और एक बार जरूर ये चीज़ें फील करके देखो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर यहाँ पे। तो आई होप कि आप सब लोगों को जो ये कन्वर्सेशन है इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्रदीप जी के साथ जो हमारी ये बातचीत हुई, इस बात के लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना बिजी शेड्यूल निकाल के बच्चों के जो क्वेश्चंस लेने के लिए यहाँ पे हमारे बीच में आए। तो प्रदीप जी, मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा, आपने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि आप अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को गौरवान्वित महसूस करवा सकें। आपने कोचिंग का नाम भी, अपने गुरुजनों का नाम भी काफ़ी उज्जवल किया है, और आई होप कि ये जो हमारी बातचीत रही, हमारी कन्वर्सेशन रही, इससे डिफेंस एग्जामिनेशन वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं। आप अगर कोई और जानकारी चाहते हैं, आगामी बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस समय दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे अभी इस समय कनेक्ट कर सकते हैं।